नमस्कार, द क्रेडिबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। शुरुआत आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ। सीजेआई बीआर गवई की मां कमलताई गवई आरएसएस के कार्यक्रम में नहीं होंगी शामिल। उन्हें 5 अक्टूबर को आरएसएस के होने वाले प्रोग्राम में मुख्य अतिथि बनाया गया था। टैरिफ वॉर के बीच पीएम नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जल्द हो सकती है मुलाकात। दोनों नेता मलेशिया में इसी महीने आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं। लड़कियों के साथ यौन शोषण के आरोपी चैत्यानंद पर हुआ बड़ा खुलासा। बताया जा रहा लड़कियों से चैट पर गंदी गंदी बातें करता था स्वामी, और तो और चुपके से उनकी तस्वीरें भी खींचता था। वांगचुक की पत्नी ने किया सवाल, क्या भारत वाकई आजाद है? कहा पुलिस 3 लाख लद्दाखियों पर अत्याचार कर रही। डूसू प्रेसिडेंट आर्यन आरएसएस की ड्रेस में हुए ट्रोल। बहादुरगढ़ में यूजर्स ने लिखा, क्रांतिकारी लोग नकली जाट घोषित करेंगे। कच्छ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाक को ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास भूगोल दोनों बदल जाएंगे। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। क्या संघ और बीजेपी एक दूसरे के करीब आने लगे? हाल ही में राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बीच पुरानी कथित तल्खियां खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कल जहां पीएम मोदी ने आरएसएस के इतिहास, उसकी जरूरत और देश में उसके योगदान पर लंबा चौड़ा बयान दिया, वहीं आज विजयदशमी के मौके पर भागवत ने उनके आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी अभियान को वैचारिक मजबूती देने की कोशिश की। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए एक बार फिर संघ के नजदीक आ रहे हैं, खासकर तब जब कुछ समय पहले ही भागवत के 75 साल में रिटायरमेंट वाले बयान से राजनीतिक हलचल मच गई थी। और उससे पहले भी आरएसएस और बीजेपी के बीच में तल्खियों की कई खबरें भी सामने आई थी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज अपने भाषण में केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने अमेरिका की नई टैरिफ नीति पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत को आत्मनिर्भरता और स्वदेशी चीजों पर जोर देने की सलाह दी। भागवत ने माना कि दुनिया आपसे निर्भरता से चलती है, लेकिन ये निर्भरता कभी भी बाध्यता नहीं बननी चाहिए। ये समर्थन ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50% का टैरिफ लगाया है और H-1B वीजा पर भारी शुल्क लगाने का फैसला किया है, जिसके बाद भारत के अंदर विपक्ष लगातार जो है वो मोदी सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर मोहन भागवत ने इन तमाम चीजों को लेकर आज क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। श्रीलंका में, बाद में बांग्लादेश में, बाद में नेपाल में, हमारे पड़ोसी देशों में भी हमने इसका अनुभव किया। अब कभी कभी हो जाता है, प्रशासन जनता के पास नहीं रहता, संवेदनशील नहीं रहता, लोकाभिमुख नहीं रहता, उनकी जनता की अवस्थाओं को ध्यान में रखकर नीतियां नहीं बनती, तो असंतोष रहता है। परंतु उस असंतोष को इस प्रकार व्यक्त होना, ये किसी के लाभ की बात नहीं है। अभी प्रमुख अतिथि महोदय ने कहा, 25 नवंबर के भाषण की याद की, उसमें इस प्रकार के जो आंदोलन है जिसमें इतनी सारी हिंसा और विनाश होता है, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उसको ग्रामर ऑफ अनार्की कहा है। प्रजातांत्रिक मार्गों से भी परिवर्तन आता है, ऐसे हिंसक मार्गों से परिवर्तन नहीं आता है। एक उथल पुथल हो जाती है, लेकिन स्थिति यथावत रहती है। संभल के मस्जिद पर क्यों चला बुलडोजर? आज यूपी के संभल में मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी के बीच प्रशासन ने राय बुजुर्ग इलाके में मस्जिद को तोड़ा, जिसे प्रशासन की ओर से अवैध बताया गया। कहा गया कि तालाब की जमीन पर मस्जिद पिछले 10 सालों से बनी है और ये अवैध है। और वहीं संभल में बुलडोजर एक्शन को लेकर असुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि बुलडोजर से जुल्म किया जा रहा है, ध्वस्तीकरण में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा। संभल के एसपी के बिश्नोई ने कहा कि यह अवैध कब्जा है, इन्हें 30 दिनों का समय दिया गया था, इसके बाद भी जब नहीं तोड़ा गया तो प्रशासन ने ये एक्शन लेने का फैसला किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। देखिए, जो अभी कार्रवाई पहले हुई थी उसमें एक नंबर 459 है, जिसमें खाती गड्ढे का नंबर है, जिसमें मस्जिद बनी हुई थी, उसके खिलाफ भी बेदखली का आदेश हुआ था 2/25 को। तो अभी सुबह उनके द्वारा 4 दिन का समय मांगा गया था उसको हटाने के लिए, और ये स्वतः हटाने का काम इनके द्वारा आज ही शुरू किया गया है।
और ये लोग खुद ही उसको हटा रहे हैं। सर कितने एरिया में थी ये मस्जिद? ये 552 वर्ग मीटर में। और खुद से गिरा रहे हैं? जी हाँ। वहीं आज जिस तरीके से मस्जिद को गिराया गया, इसे लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद जिया और रहमान ने उत्तर प्रदेश के बरेली और संभल में हुए बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई थी, फिर भी प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई करना गलत है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। मैं तो यही कहूँगा कि जिस प्रकार से पहले तो बरेली में जो घटना हुई, मैंने खुद अपील ये की थी कि शांति व्यवस्था कायम रहे और पुलिस प्रशासन से भी कहा था कि दबाव में आकर के इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाए कि जो मजलूम लोग हैं उनको ज़बरदस्ती रिपोर्ट में नाम शामिल करके जेल में घुसा जाए। अब बुलडोज़र की जो कार्रवाई है, हम तो हमेशा से मैं कहता चला है, बुलडोज़र की कार्रवाई कहीं से कहीं तक ठीक रही है। बुलडोज़र की कार्रवाई के लिए लगातार कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी संज्ञान लेकर के सख्त टिप्पणी भी कर चुका है, लेकिन अफसोस है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन के द्वारा सरकार के आदेश पर जो बुलडोज़र कार्रवाई की जा रही है वो गलत है, क्योंकि बुलडोज़र कार्रवाई का जो सज़ा देने का काम है वो हमारे न्यायालय का काम है। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ अपनी बात चार्जशीट के रूप में दे सकता है, और अगर अगर उसमें किसी ने गलत नहीं किया तो जाहिर सी बात है हमारे न्यायालय जो है उसको ख़त्म कर देगा केस को, और किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन बुलडोज़र की कार्रवाई के खिलाफ मैं सख्त हूँ, और बल्कि मैं इसके साथ में ये और जोड़ना चाहूँगा, अगर बुलडोज़र कार्रवाई बरेली में चल रही है तो फिर शाहजहाँपुर में उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं चली जो लोग मकबरे पर डंडा लेकर के पुलिस के सामने जिन लोगों ने हंगामा किया था, उन लोगों के खिलाफ भी बुलडोज़र की कार्रवाई होनी चाहिए थी। फिर देश एक है तो एक ही कानून होगा, तो फिर उन लोगों को इस प्रकार की रियायत क्यों दी गई? मेरा मकसद ये नहीं कि सारे हिंदू समाज के लोग एक से होते हैं, लेकिन जिन लोगों ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का काम किया है शाहजहाँपुर के, उन लोगों के खिलाफ बुलडोज़र आकर के क्यों फेल हो गया, क्यों कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई? मैं तो यही कहूँगा बुलडोज़र ना बरेली में चले ना शाहजहाँपुर में चले, और सिर्फ उनको जो इंसाफ है वो न्यायपालिका से मिलना चाहिए। लेकिन अगर बुलडोज़र बरेली में चलाने का प्रयास किया जा रहा है तो वो बुलडोज़र हम उम्मीद रखते हैं कि शाहजहाँपुर में भी चलना चाहिए। अलीगढ़ में अभिषेक गुप्ता की मौत पर क्या खुलासा हुआ? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बाइक शोरूम के मालिक अभिषेक की हत्या का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने बुधवार को एक शूटर को गिरफ्तार किया जिसने ये कबूल किया कि हत्या महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे और उसके पति ने करवाई थी। पूजा शकुन पांडे कुछ समय पहले महात्मा गांधी के पुतले पर गोली चलाकर चर्चा में आई थी और कुछ लोग उसे महिला गोट से बुलाने लगे थे। पूजा की कुछ तस्वीरें तो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब इस वक्त वायरल हो रही हैं। वहीं जो शूटर गिरफ्तार किया गया है उसने बताया कि पूजा के पति ने उसे और उसके एक दोस्त को 3 लाख रुपए की सुपारी दी थी, जिसमें 1 लाख रुपए एडवांस दिए गए थे। वहीं उस शूटर ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। मेरा नाम मोहम्मद फाजिल नाम है। क्या किया था, क्यों किया तुमने? तो मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने किसी को संपर्क कराया था बस। मेरा इतना काम है। मैंने किसी को मुझसे कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया, भाई मैं नहीं करूँगा ये काम। मैंने किसी दूसरे को संपर्क कराया था, और जिसने गोली चलाई थी वो लड़का था, और वो अभी पता नहीं मिला है कि नहीं मिला है, ये मुझे पता नहीं है। जिस समय घटना हुई थी तुम साथ थे? जिस जगह घटना हुई थी तो उस समय मेरे साथ था। कितने लाख रुपए लिए थे हत्या करने? जो उन्होंने अपने आप बात करी थी, मेरे सामने कोई बात नहीं करी, ना ही उस लड़के का मुझे कोई फोटो दिखाया था। करवाई हत्या करवाने वाले तो आपको सबको पता ही है। कौन है, क्या नाम है? पांडे जी। हत्या करने वाले का क्या नाम, करवाने वाले क्या नाम है? तो नाम पांडे जी, ऐसे कुछ पूरा नाम क्या नाम है? अशोक पांडे करके। अशोक पांडे नाम। और कौन? उन्होंने खाली मारने के लिए बोला था, ये नहीं बोला था कि बिल्कुल जान से मारना। मैं तो ये समझा कि मारने के लिए बोल रहे। कैसे मारना और कैसे मारना? जैसे वो होता है ऐसा, जैसे हाथवाई करनी होती है तो वो मारा पीटी को होती है, वो अलग होता है, ऐसा मारना होता है। लेकिन हमें ऐसा का कोई वो नहीं था, ज्ञान नहीं था कि ऐसा होगा। गोली वाली को बनाया वो लड़के का पता नहीं, वो गए थे, लेकिन वो पता नहीं। तुम्हारा कौन लगता है वो? मेरा कोई नहीं लगता, हल्ले में रहता था। उसका कई ऐसे केस हुए, कई विवादों में लड़ाई झगड़े में आया है। तो लड़ाई झगड़े के पर्पज से मैंने उसको भेजा था। पैसे किसके माध्यम से मिले? पैसे तो उन्होंने पांडे जी ने दिए थे। अशोक पांडे जी। वहीं मृतक अभिषेक के पिता ने आरोप लगाया कि महामंडलेश्वर पूजा ने उनके बेटे अभिषेक को प्रेम संबंध में फंसाया था और उनके साथ अनैतिक संबंध बनाए। पिता ने इस बारे में क्या कुछ कहा, जरा सुनिए।
मेरा बेटा इन्होंने इंटर करने के बाद वहाँ पर अम्बाला पहुंच गया था, मैं BBA करने पहुंच गया था। तो इन्होंने एक मेरे ऊपर एक आक्षेप लगा दिया, पैसे ठगने का एक आक्षेप लगा दिया कि आपके बेटे ने कोई लड़की को छेड़ दिया है, तो इन्होंने कहा आपका बेटा है कि आपके बेटे को मार देंगे। तो आपके बेटे को मार देने के बाद बता, फिर मैंने भैया कैसे क्या करना है कि पैसे अब क्या करना है भैया, आप तो जानते हैं उससे पैसे से चलता था, मेरा पैसे चलता है। तो मैंने बहन जी बताओ इस मैटर को सिलट कैसे सिलटा दी, बेटा मेरा सोचता था ये रहता है। तो बोले पांडे जी की गिरफ्तारी हो गई, पूजा की हो गई, पूजा की गिरफ्तारी को मैं तभी संतुष्ट हूँ, ये पूजा की गिरफ्तारी हो जाए, इसको नंगा नाच किया जाए। ये इसका मतलब इसने महामंडलेश्वर के चलने में इन्होंने इस रंग को इसने धूमिल किया है, बदनाम किया है। ऐसी महिलाओं को मेरा बेटा गया है, मैं तो आपसे सब लोगों से यही चाहूंगा कि इसको महिला को फांसी और होनी चाहिए, ऐसी महिला को फांसी। इसने मेरे बेटे को प्रेम जाल में फंसा के इसने मेरे बेटे की मौत करा दी। मेरे बेटे मैं संतुष्ट, बहुत संतुष्ट हूँ। मैं आप लोगों से बहुत संतुष्ट हूँ। मैं संतुष्ट मैं जाएगी पूजा आ जाएगी। और जिसने मेरे बेटे की गोली मारी है अभी वो मेरे सामने नहीं आया है। इन्होंने मेरे से उसको जिसने मोटरसाइकिल चला रहा था वो पेश किया पुलिस ने। फिर मैं ये पुलिस ने मुझे 2 दिन का समय दिया पूजा को गिरफ्तार करने का। बस यही कहूंगा, पुलिस से 2 दिन का मैं समय और ले रहा हूँ। बस जब ऐसी महिला इसी चोला को पहन के इसने चोला को बदनाम किया है। और मैं गांधी जयंती पर क्या बोले अमित शाह। देश में आज दशहरे के साथ साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती मनाई जा रही है। गांधी जयंती के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और सोनिया गांधी जैसे बड़े बड़े नेताओं ने गांधी जी को आज नमन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में खादी महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इसके साथ साथ उन्होंने खरीदारी भी की। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी को लेकर क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। सबसे पहले सभी देशवासियों की तरह मैं भी आज गांधी जयंती के दिन पूज्य बापू को कृतज्ञता के साथ प्रणाम करना चाहता हूं। वो ही थे जिन्होंने भारत की आत्मा को पहचाना, भारत के जन जन को जागरूक कर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया। और आजादी के आंदोलन में ही कई सारी ऐसी चीजों को उन्होंने बुना जो भविष्य के भारत का नक्शा आज तक उससे बन रहा है। उसी में से 2 बड़े कंसेप्ट, 2 बड़े विचार निकले, खादी और स्वदेशी। आजादी के आंदोलन को एक प्रकार से खादी और स्वदेशी से हम अलग नहीं कर सकते। उस वक्त पूरा भारत इंग्लैंड की कपड़ा मिलों के लिए बाजार बना हुआ था। महात्मा ने स्वदेशी का विचार और खादी का विचार देश को देकर आजादी का आंदोलन को तो गति दिया ही दिया, परंतु अनेक गरीबों के जीवन में उजियारा फैलाने का काम किया। उत्तराखंड की धामी सरकार ने विज्ञापन पर कितना पैसा उड़ाया। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत और बाद में पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली सरकारों पर पिछले 5 सालों में सरकारी विज्ञापनों पर बेतहाशा खर्च करने का आरोप लगा है। न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश ने विज्ञापन मशीनरी पर कुल 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारी भरकम रकम खर्च की है, जो कि औसतन हर दिन के हिसाब से 55 लाख रुपए बैठती है। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि जुलाई 2021 में पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस खर्च में जबरदस्त उछाल आया। वहीं अगर आप इन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को देखेंगे और कितनी करोड़ रुपए इन विज्ञापनों पर खर्च हुए हैं तो वो कुछ इस तरीके से हैं। 2020 से 21 में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने 77 करोड़ रुपए खर्च किए। 2021 से 2022 में धामी ने सत्ता संभालने के बाद 227 करोड़ रुपए खर्च किए। 2024 और 25 में पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने 290 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ा है। वहीं 5 सालों में खर्च हुए ये करोड़ों रुपए में से लगभग 923 करोड़ रुपए अकेले धामी के कार्यकाल के 4 सालों में खर्च किए गए हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से करोड़ों रुपए धामी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी में बहाए हैं।
तो बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो कल शाम फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।